हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपकी बोर्ड के लिए तैयारियां कैसे चल रही है। आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का, आपकी रासायनिक विज्ञान का जो पहला जो चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम ये पहला चैप्टर लेकर आए हैं और बच्चों, आपको इस वीडियो में कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। और इस वीडियो में आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, तो आप उनको एक कॉपी में लिखकर आप उन नोट्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी मददगार लगे, अगर थोड़ी भी आपकी मदद करे आपकी पढ़ाई को अच्छा करने में, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा जानेंगे। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा हमने कि वो अभिक्रिया जिसमें कुछ नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे जो आपने देखा होगा कि जब आप हाइड्रोजन को लेते हो, ऑक्सीजन को लेते हो, और तब उनको जब उनकी कुछ सुनिश्चित मात्रा होती है, जब उनको आप जोड़ते हो, तब जाके आपका H2O यानी कि वाटर बनता है, यानी कि जल बनता है, ठीक है। तो यानी कि आपने हाइड्रोजन लिया जिसके कुछ अलग गुण होंगे, फिर आपने ऑक्सीजन लिया जिसके कुछ और गुण होंगे, लेकिन जब आपने इन दोनों को मिला दिया, जब आपने इन दोनों के बीच में अभिक्रिया करवाई, कोई रिएक्शन करवाई, तब वो एक नया पदार्थ बना जिसे हमने H2O या वाटर या जल कहा, और उस जल के कुछ नए ही गुण हुए, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या कहा हमने रासायनिक अभिक्रिया में? ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण, ठीक है, नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए दो चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है आपका अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं? जैसे देखिए, मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, H2 प्लस O2, ठीक है, H2 प्लस O2 आपको क्या देता है? H2O, ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बोला कि जो आपका H2 और O2 होता है वो आपको क्या होता है? देखो, अभी मैंने आपको यही तो रिएक्शन बताई कि 2H2 प्लस O2 गिव्स यू, आपको क्या देता है? 2H2O, है ना। तो यानी कि यहां पे जो ये वाला पार्ट था 2H2 प्लस O2 वाला पार्ट, और एक ये वाला भाग था 2H2O वाला भाग, इसमें देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद, ठीक है। अभिकारक जो है, ये क्रिया जो आपकी अभिक्रिया हुई उसमें इस तरफ जो है वो उन्हें अभिकारक कहते हैं, और इस तरफ के भाग को हम उत्पाद कहते हैं। देखिए, अभिकारक की अब हम परिभाषा पढ़ते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। कि वो पदार्थ जो आपकी कोई भी आपकी अभिक्रिया हुई, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई, उन्होंने उनमें भाग लिया और उनके भाग लेने की वजह से कोई नई चीज बनी, तो
ऐसे पदार्थ जो भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे अभिकारक क्या है आपका, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो हमारा अभिकारक है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप, आई होप आपको एक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद एक और जो परिभाषा हम पढ़ेंगे वो है आपका उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? उसने बोला कि जैसे ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। कि जिस भी पदार्थ का जो निर्माण है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वजह से होता है, ठीक है, जिस भी पदार्थ का जो निर्माण है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वजह से होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। देखिए यहाँ पे उत्पाद क्या है आपका, यहाँ पे उत्पाद है आपका H2O। ठीक है, जल आपका क्या है, उत्पाद है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या समझा कि यहाँ पे आपके अभिकारक थे H2 और O2। ठीक है, इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया हुई, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई और उसके फलस्वरूप हमें क्या मिला, उत्पाद मिला। ठीक है, और उत्पाद हमें क्या मिला, H2O यहाँ पे मिला। ठीक है, अब हम रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है भोजन का पाचन। ठीक है, तो भोजन का पाचन भी एक तरह से आपका रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन, देखिए जब हम सांस लेते हैं तो वह भी एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा हमारा है लोहे पर जंग लगना। जब आप लोहे को किसी नमी वाले जगह पर काफी दिनों तक रखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक भूरी लाल सी एक परत जम जाती है जिसको हम कहते हैं कि इस लोहे पे जंग लग गया है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद उसने बोला मैग्नीशियम फीते का जलना। किसी भी मैग्नीशियम का अगर आप एक फीता लेते हैं, अगर हम उसे जलाते हैं तो वो भी एक तरह का क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। फिर हमारा पांचवा उदाहरण है दही का बनना। जिस तरह दूध से दही बनता है वह भी एक उदाहरण है आपका रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा रासायनिक अभिक्रिया हमने क्या कहा, कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे हमने एक रिएक्शन पढ़ी 2H2 + O2 आपको क्या देता है, 2H2O। H2 के अपने कोई गुण होंगे, हाइड्रोजन के अपने कोई गुण होंगे, ऑक्सीजन के अपने गुण होंगे। जब ये आपस में इनके बीच अभिक्रिया हुई तो ये बनता है जल यानी कि H2O, और इस नए पदार्थ के कुछ नए गुण होंगे। ठीक है, तो इस परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर हमने पढ़ा अभिकारक क्या होते हैं। अभिकारक आपका क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से थे, अगर हम इसमें देखें तो इसमें अगर हम इसे उदाहरण के तौर पे देखें तो यहाँ पे H और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2 और O2 यहाँ पे क्या है, हमारे अभिकारक हैं। फिर अगर हम उत्पाद देखें तो उत्पाद ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। यानी कि जब आपके अभिकारक के बीच में अभिक्रिया एक रिएक्शन होती है तब जो आपके पदार्थ बनता है, तब जो आपके नए पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, फिर हमने उदाहरण पढ़े। इसके बाद देखिए अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। ठीक है, यानी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या आपको देखने को मिलता है उसमें, क्या क्या आप प्रेक्षण करते हो उसमें। तो देखिए सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए कि अगर कोई आपका सॉलिड था। ठीक है, आपका जो यहाँ पे देखिए अगर आपका जो अभिकारक था वो सॉलिड था और वो सॉलिड यानी कि ठोस था और वो लिक्विड यानी कि
तरल में कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए, तो उसमें हम क्या कहेंगे, अवस्था में परिवर्तन। जैसे आपकी बर्फ है, बर्फ जब आपका पानी में परिवर्तित होता है तो उसमें क्या होता है, अवस्था का परिवर्तन आता है, ठीक है। उसके बाद रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन हो सकता है कि जब देखिए जैसे लोहा होता है, ठीक है, लोहा जो होता है उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग थोड़ा सा स्लेटी सा रंग होता है, लेकिन जब वो नमी के साथ अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, उसका रंग थोड़ा सा भूरा, लाल, कुछ इस तरह का रंग हो जाता है। तो इसमें हमने देखा कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है या कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें रंग में भी कुछ परिवर्तन आते हैं। उसके बाद हमने देखा तापमान में परिवर्तन। हो सकता है कि जब आप एक रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हो तो उसमें कुछ आपका जो तापमान है उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए। चौथा हमने जो देखा वो था गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन मतलब कि हो सकता है, देखिए हम आगे भी पढ़ेंगे इस चीज को, कि हो सकता है कि जब आप कोई रासायनिक जो अभिक्रिया करवाएं तो उसमें क्या है, आपका गैस जो है बाहर निकले, ठीक है। अब देखिए ये अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको हमने देखिए इस रिएक्शन के माध्यम से, हमने इस रिएक्शन के माध्यम से थोड़ा सा समझाया है। देखिए यहाँ पे अगर हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम शब्द में, अगर हम शब्द समीकरण के रूप में लिखें तो देखिए जिंक की रिएक्शन, जिंक कहते हैं Zn को, ठीक है। तो जिंक की रिएक्शन अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 एसिड इसके साथ करवाते हैं तो ये मिलता है हमें जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जो ये आपका ये वाला भाग है, इसे हमने क्या कहा था, ये था अभिकारक, जो किसी अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। अब जो आपका राइट हैंड साइड यानी कि जो ये वाला भाग है, इस के बाद जो ये वाला भाग है इसे हम कहते हैं उत्पाद, जो एक नए पदार्थ का जो निर्माण होता है। जब कोई भी अभिकारक जो है आपस में उनके बीच अभिक्रिया होती है तब कोई नए पदार्थों का निर्माण होता है, उन्हें हम कहते हैं उत्पाद, ठीक है। तो ये था शब्द समीकरण। अब हम इसको रासायनिक समीकरण में किस तरह लिखेंगे, देखिए जिंक को हम लिखते हैं Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि एसिड, तो इसको हम क्या लिखते हैं H2SO4। ये आपको क्या देता है, जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा किस तरह से हमने एक रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया। अब इसके बाद देखिए रासायनिक समीकरण। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका रासायनिक, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण, ठीक है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है कि जो भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो भी आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, उसे हमेशा एक समीकरण के द्वारा, और कैसा समीकरण, रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए रासायनिक समीकरण में जो भी तत्व होते हैं उनके प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे अभिकारक होते हैं और जो हमारे उत्पाद होते हैं उनके रासायनिक सूत्र, ठीक है, उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए रासायनिक सूत्र, जैसे अगर हम पिछला उदाहरण देखें तो देखिए यहां पे हमने क्या करा, जिंक का जो रासायनिक सूत्र था वो था Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो आपका जो रासायनिक सूत्र था वो था H2SO4। तो इस तरह से हम इनको दर्शाते हैं, ठीक है। और साथ में उनकी भौतिक अवस्था को भी
लिखते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे भौतिक अवस्था क्या क्या हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां कुछ, देखिए जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कुछ आवश्यक परिस्थितियों की हमें जरूरत पड़ती है, जैसे ताप, दाब और उत्प्रेरक, ठीक है। देखिए ताप और दाब तो आपको पता ही होगा, लेकिन उत्प्रेरक जिनको नहीं पता मैं बता देती हूं कि उत्प्रेरक वह चीज है, उत्प्रेरक जिसे हम इंग्लिश में कैटलिस्ट भी कहते हैं, तो उत्प्रेरक वह चीज है जो आपकी अभिक्रिया में बिना भाग लिए, ठीक है, बिना भाग लिए उस अभिक्रिया को या तो तेज गति कर देती है उस अभिक्रिया की, या उस अभिक्रिया की गति धीमी कर देती है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। तो देखिए जब आप अभिकारक और उत्पाद लिख रहे थे तो उसके बीच में एक तीर का निशान था, तो उस तीर के निशान के ऊपर या नीचे कि हम क्या दर्शाते हैं हम कि ताप कितना है, दाब कितना है, कौन सा उत्प्रेरक हमने इसमें इस्तेमाल करा, ठीक है, कि जब यह रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी तो हमने कितने तापमान पर यह रासायनिक अभिक्रिया करवाई, उस समय दाब कितना था, ठीक है, जिसे हम प्रेशर कहते हैं, ठीक है, कौन से उत्प्रेरक का हमने इस्तेमाल करा। तो ये सब हम किस में लिखते हैं, जो आपका अभिकारक और जो आपका उत्पाद होता है उसके बीच में जो आपका तीर का निशान होता है उसमें हम ऊपर नीचे लिखते हैं। तो आपको सब क्लियर हो रहा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जो हम जो आपका दूसरा टॉपिक है वो ये है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करना, ठीक है, कि किस तरह से जो रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखिए जैसे हमने इससे पहले वाले में पढ़ा था, तो आपने अगर आप पहले देखेंगे तो उसमें हमने बोला था कि 2H2 प्लस O2 क्या देता है, 2H2O, ठीक है। तो वहां पे हमने उस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया था, ठीक है। हमने H2 प्लस O2 तीर लगा के, और हमने सिर्फ H2O नहीं लिखा था, हमने 2H2 लिखा था, और उत्पाद में हमने 2H2O लिखा था। तो यानी कि हमने रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया, संतुलित किया, ठीक है। तो हम अब रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने से पहले देखिए हम सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, देखिए ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अब ये जो वाक्य हमने कहा इसका असली मतलब क्या है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले जिसे हम अभिकारक कहते हैं और उसके पश्चात जिसे हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है, कि जो अभिकारक है और जो उत्पाद है उसमें जो प्रत्येक तत्व है उनकी जो संख्या है वो समान होनी चाहिए। देखिए अब मैं आपको इसको जो हमने पिछला उदाहरण लिया था उससे समझाती हूं। देखिए यहां पे जो जिंक के परमाणु हैं वो कितने हैं, आपके परमाणु एटम है ना, तो जिंक के परमाणु कितने हैं यहाँ पे, 1, ठीक है। कहां, अभिकारक में जिंक के परमाणु 1 है, और आपके जो उत्पाद है वहां पे भी देखिए ZnSO4 में जिंक के जो परमाणु है वो कितने हैं, वो भी कितने हैं, 1 है, ठीक है। यानी कि
जो आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जो आपका जो तत्व है वो अभिकारक में हो या उत्पाद में हो, दोनों के ही परमाणु हमेशा समान रहेंगे। यहाँ पे देखिए Zn का एक परमाणु है, यहाँ पे भी ZnSO4 में Zn का एक परमाणु है। उसके बाद देखिए H2SO4 में, देखिए H2SO4 में अगर हम अभिकारक की बात करें तो अभिकारक में देखिए H2SO4 में H2 कितने हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आपके पास 2 परमाणु हैं, 2 एटम हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे उत्पाद में भी आपके पास हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ठीक है। तो और अगर आप सल्फर देखिए तो S यानी कि सल्फर है ना, तो S जो है अगर अभिकारक में 1 है, उत्पाद में देखा जाए तो S जो है वो भी 1 है। अगर हम अभिकारक में ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, और यहाँ पे अगर हम उत्पाद की बात करें तो यहाँ पे भी आपके 4 परमाणु हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, ठीक है, कि प्रत्येक तत्व, ठीक है, कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या है ना, परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम किस तरह अपनी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस जो ये तरीका है इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड या चरणबद्ध संतुलित करना। हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों कहा गया है इसे, कि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर कोई एक फॉर्मूला नहीं होता है ना, एक फॉर्मूला नहीं होता कि आप इस फॉर्मूले को लगाएं और आपकी जो रासायनिक समीकरण है वो आपकी संतुलित हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, चरणबद्ध तरीके से इसे संतुलित करना होता है। तो अब हम देखते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को जब हम लिखते हैं या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस समीकरण को हम किस तरह संतुलित करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है चरण, पहला जो हमारा चरण है उसमें क्या है, देखिए रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। कि हम मान लेते हैं एक हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें आपका Fe का मतलब होता है लोहा, आयरन, H2O यानी कि जल, ठीक है, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, ठीक है, और H2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अच्छा यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसे हमें संतुलित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, पहले तो आप ये जानिए, ठीक है। देखिए इसे हमें संतुलित करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अभी हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि जो अभिकारक होते हैं उनमें जो तत्व होंगे उनके परमाणु समान होने चाहिए, किससे, जितने हमारे उत्पाद में उस तत्व के परमाणु हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अभिकारक में Fe का केवल एक परमाणु है, और जब हम उत्पाद की बात करेंगे तो यहाँ पे Fe के या आयरन के या लोहे के 2 परमाणु हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमें इसे संतुलित करना पड़ेगा क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसे फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, उसे नहीं मान रहा है, ठीक है। तो अगर ये उसे नहीं मान रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे संतुलित करना पड़ेगा ताकि ये उस जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसे फॉलो करे, उसे माने, ठीक है। अब देखिए कैसे यहाँ पे हम कैसे करते हैं इसे। अच्छा, तो पहला चरण उसने कहा कि आप क्या कीजिए, रासायनिक समीकरण को लिखिए और उसे एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक है, चारों तरफ से बॉक्स में बंद कर दीजिए। अच्छा, संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। जब हम इसे संतुलित करेंगे तो इस बॉक्स के अंदर हमें कोई भी जो परिवर्तन है, कोई भी बदलाव नहीं लेकर आने, ठीक है।
उसके बाद दूसरा जो हमारा, देखिए दूसरा जो हमारा चरण है उसमें हम क्या करेंगे, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे जो विभिन्न तत्व हैं, क्या क्या तत्व थे हमारे, Fe लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इनके हमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या को नोट करना है। तो देखिए यहाँ पे जब Fe, जब आपका, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब Fe जो है अभिकारक में था तो Fe के परमाणु की संख्या थी 1, और जब उत्पाद में था तो वहां Fe के परमाणुओं की संख्या थी 3। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो Fe का परमाणु की संख्या है वो है 1, और यहाँ पे Fe के परमाणुओं की संख्या जो है ये है 2। ये 2 होगा, ये 3 नहीं होगा। ठीक है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन के जो परमाणुओं की संख्या अभिकारक में कितनी है, 2, और यहाँ पे कितनी है, 2। ठीक है, ऑक्सीजन के अभिकारक की संख्या यहाँ पे कितनी है, 1, और यहाँ पे कितनी है, 3। ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। ठीक है, अभी इस समय। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए हमने अपना दूसरा चरण पूरा करा। उसके बाद देखिए चरण तीसरे में क्या होगा, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। ठीक है, अब आपको अब ये देखना है कि कौन सा तत्व ऐसा है जिसमें सबसे अधिक परमाणु है। ठीक है, और जिसमें सबसे अधिक परमाणु होंगे उसमें हमने क्या करना है, चाहे वो अभिकारक के साइड हो चाहे वो उत्पाद के साइड हो, उसे हमें एक अनुचित, एक निश्चित गुणांक लगाकर उसे संतुलित करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में 4 का गुणांक किया। जब हम 4 का गुणांक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए 4 और H2, तो ये कितने हुए, आपके जो हाइड्रोजन कितने हुए, 8 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको अब आपको बैलेंस करना है। ठीक है, जब आप यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन हुए, देखिए यहाँ पे आपके 4 हाइड्रोजन हुए, और यहाँ पे देखो आपने इसको, यहां पे आपने 4 से गुणांक किया तो यहां पे क्या हुआ, 4 और 2 हाइड्रोजन, तो यहां पे कुल हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई, 8। और यहां पे अगर आप उत्पाद में देखेंगे तो यहां पे तो हाइड्रोजन केवल 2 है। तो अगर मुझे इसे संतुलित करना है तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 4 से हमने यहाँ पे गुणांक किया, इस तरफ भी हमने 4 से गुणांक किया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पे देखिए अब जो ऑक्सीजन है उसके कितने परमाणु हो गए हैं, 4 परमाणु, और यहां पे कितने परमाणु है, 4 परमाणु। तो ये तो आपके संतुलित है, ऑक्सीजन तो आपका पूरी तरह से संतुलित है। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो Fe है ये क्या है, इसका केवल 1 परमाणु है, और यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे Fe के कितने परमाणु है, यहां पे Fe के 3 परमाणु है। ठीक है, तो अब यहां पे हम इसको संतुलित करेंगे, तो संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे 3 से गुणांक करवा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस जो रासायनिक अभिक्रिया है का जो समीकरण है उसे संतुलित करेंगे। ठीक है, और यह हमारा जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसे भी फॉलो करेगा, उसे भी मानेगा। ठीक है, अच्छा, जो हमारा
पांचवा चरण है, उसमें क्या होता है, पांचवें चरण में देखिए हमने अभी भौतिक अवस्था की बात की थी कि आप जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जब आप समीकरण लिखते हैं तो उसमें आप अभिकारक के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी लिखते हैं। तो भौतिक अवस्था क्या है, देखिए अभिकारक और उत्पाद में, ठीक है, अभिकारक और उत्पाद में की भौतिक अवस्था लिखना। जैसे अगर कोई अभिकारक ठोस है तो आप वहां पे एक ब्रैकेट बनाकर आप लिखते हैं S। अगर वो द्रव है, ठीक है, अगर वो एक द्रव है तो आप लिखते हैं वहां पे L, ठीक है। अगर वह गैसीय अवस्था में है तो आप लिखते हैं वहां पे G फॉर गैस, ठीक है। अगर वह एक जलीय विलयन है, ठीक है, तो उसे आप लिखते हैं AQ, जिसे हम कहते हैं एक्वस, ठीक है। तो अब जो हमारी रिएक्शन थी, ठीक है, जो हमारी रिएक्शन थी वो क्या हो गई, 3Fe, क्योंकि जो लोहा होता है वो कैसा होता है आपका सॉलिड, तो ठोस होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा S, ठीक है। 4H2O, यहाँ पे देखिए यहाँ पे H2O आएगा, इसे सही कीजिएगा, यहाँ पे 4H2O आएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका, इसको सही कर लेते हैं, 4H2O आएगा। और जो आपका H2O है ये इन द फॉर्म ऑफ जो है स्टीम जो है ये बाहर निकलेगी। तो जो भाप होती है, ठीक है, भाप जो है वो गैसेस फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने गैसियस फॉर्म लिखा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या हो, देखिए ये यहाँ पे देखिए Fe3, यहाँ पे Fe3, यहाँ पे आप Fe3O4 कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप Fe3O4 कीजिएगा और यहाँ पे 4H, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ये G है, ये गैसीय अवस्था में बाहर निकली, ठीक है। अब देखिए हमारा जो अंतिम चरण है वो यह है कि अगर कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखें। कि अगर कोई हमारी कोई आवश्यक परिस्थितियां हैं कि जैसे अगर इस अभिक्रिया को करवाने में हमें कुछ तापमान की ज़रूरत पड़ी हो या दाब, कोई एक निश्चित दाब की ज़रूरत पड़ी हो, या किसी रिएक्शन को या किसी अभिक्रिया को करवाने में जब हमें किसी उत्प्रेरक की हमें आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय में हम इस तीर के निशान पर हम क्या करते हैं, वहां पे उस चीज को लिखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद एक और वीडियो आ रही है, तो आपको वो वीडियो भी देखना है जो इसका पार्ट 2 होगा, और उसमें भी हम इसी तरह बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई करेंगे। और देखिए ये जो कंप्लीट नोट्स हैं इनको आपको अपनी एक नोटबुक में लिखना है, और ताकि आप अपने जो बोर्ड की तैयारी है उसको अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ओके। सो थैंक यू सो मच। तो जल्द ही मिलते हैं पार्ट 2 के साथ।